बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर 20 का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एंड पे आइसोटोप्स को डिस्कस किया था। हमने सीखा था कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका चार्ज नंबर Z सेम होता है लेकिन मास नंबर A डिफरेंट होता है। हम जानते हैं कि चार्ज नंबर Z एटम के अंदर या उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। अगर आइसोटोप्स का चार्ज नंबर सेम है, इसका मतलब है तमाम आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है। मास नंबर A किसी भी एटम या उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद Z प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद N के बराबर होता है। तमाम आइसोटोप्स का जो मास नंबर A है ये डिफरेंट होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इसकी वजह क्या है? देखें, जो मास नंबर A है ये Z और N पे डिपेंड करता है। अब चार्ज नंबर Z तो तमाम आइसोटोप्स का सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मास नंबर A डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि आइसोटोप्स के अंदर जो N यानी न्यूट्रॉन्स की तादाद है ये डिफरेंट है। तो इस डिस्कशन से हमने सीखा कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। यहाँ हमने एक बात और याद रखनी है, चूँकि आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट होता है, इसीलिए एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सब का मास एक दूसरे से डिफरेंट होगा। किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। जब कोई भी एलिमेंट हमें नेचुरल हालत में मिलता है तो उसके अंदर उसके तमाम आइसोटोप्स मिक्स्ड होते हैं। अगर हम चाहें कि हम उन आइसोटोप्स को एक दूसरे से अलग करें तो उसके लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ, और यही हमारा आज का टॉपिक है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से ना सिर्फ एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, बल्कि अलग होने वाले आइसोटोप्स का मास भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जब भी कोई डिवाइस बनाई जाती है तो उस डिवाइस की वर्किंग साइंस के किसी कॉन्सेप्ट या फिज़िक्स के किसी लॉ पे बेस करती है। उस कॉन्सेप्ट या लॉ को हम डिवाइस का वर्किंग प्रिंसिपल कहते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ का भी एक वर्किंग प्रिंसिपल है। वो क्या है? हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल या फिर आयन किसी ऐसी जगह से गुजरे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या दोनों हों, तो उस चार्ज पार्टिकल या आयन पर फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो अपने असल रास्ते से मुड़ जाता है या डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब उसकी डिफ्लेक्शन उसके ऊपर चार्ज की अमाउंट और उसके मास पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट मास रखने वाले चार्ज पार्टिकल्स जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पाथ्स पर डिफ्लेक्ट होंगे। यही कॉन्सेप्ट मास स्पेक्ट्रोग्राफ का वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ की वर्किंग को समझते हैं। जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स को अलग करना होता है, सबसे पहले उस एलिमेंट को वेपर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर एलिमेंट के वेपर्स को एक ख़ास चैम्बर में डाल दिया जाता है जिसे मैंने यहाँ S से रिप्रेजेंट किया है। अब इस चैम्बर के अंदर एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स मौजूद हैं। शुरू में जो आइसोटोप्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी वो न्यूट्रल होते हैं। यहाँ इस चैम्बर के अंदर तमाम आइसोटोप्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से हर एक आइसोटोप पर एक इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी +E, जिसकी वजह से हर एक आइसोटोप एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। इस चैम्बर के अंदर आइसोटोप्स को पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसी वजह से इस चैम्बर को आयन सोर्स भी कहते हैं। अब तमाम आइसोटोप्स पॉजिटिव आयन्स की सूरत में इस चैम्बर S में मौजूद हैं।
इस आयन सोर्स को दो स्लिट्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिन्हें यहाँ हमने S1 और S2 से रिप्रेजेंट किया है। हम जानते हैं कि स्लिट इंतहाई बारीक होल को कहते हैं। तो यहाँ ये जो स्लिट्स S1 और S2 हैं, ये मेटालिक डिस्क्स के अंदर होल क्रिएट करके बनाई गई हैं। अब इन दोनों स्लिट्स को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे जिसकी वोल्टेज V है। S1 को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। S2 को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चूँकि S1 पे पॉजिटिव और S2 पे नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जो कि इस बैटरी की वोल्टेज के बराबर होगा। दोनों स्लिट्स के दरमियान एक वेलोसिटी सेलेक्टर लगाया जाएगा। वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में हम पिछले एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम इसे इन जनरल समझ लेते हैं। दोनों स्लिट्स के दरमियान पैरेलल प्लेट्स लगाई जाएंगी, एक ये और दूसरी ये। इनमें से जो ये प्लेट है इसे किसी और बैटरी की मदद से पॉजिटिवली चार्ज कर लिया जाएगा और इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर लिया जाएगा। चूँकि ये प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिवली चार्ज है, इसी वजह से इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, यानी हमारी इस स्क्रीन से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। आउटवर्ड डायरेक्शन को डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए मैं मैग्नेटिक फील्ड को डॉट सिंबल से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सीधा बाहर की तरफ है, स्क्रीन से बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड को मैं कैपिटल B से रिप्रेजेंट करूँगा। स्लिट S2 से आगे एक एवैक्यूएटेड चैम्बर को लगाया गया है। ये चैम्बर एवैक्यूएटेड है, यानी इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया है। इस चैम्बर के अंदर भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी डायरेक्शन भी इस स्क्रीन से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, यानी हमारी इस स्क्रीन से सीधा बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ भी मैं डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करूँगा, जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड सीधा ऊपर की तरफ है, स्क्रीन से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ है। इस चैम्बर के साथ इस साइड पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जाएगी, जिसकी मदद से आइसोटोप्स को डिटेक्ट किया जाएगा। तमाम आइसोटोप्स पॉजिटिव आयंस की सूरत में इस आयन सोर्स S के अंदर मौजूद हैं। अब जब आइसोटोप्स जो कि पॉजिटिव आयंस की सूरत में हैं इस S1 स्लिट से आगे जाएंगे तो क्या होगा? हम सिंप्लिसिटी के लिए एक आइसोटोप जो कि एक पॉजिटिव आयन है उसे कंसिडर करते हैं। तो एक आइसोटोप जो कि पॉजिटिव आयन है, जब वो इस S1 स्लिट के रास्ते यहाँ अंदर दाखिल होगा, तो अंदर दाखिल होते ही S1 और S2 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसे पुश मिलेगा और ये एक्सेलरेट करेगा, यानी तेज़ी से इस तरफ आगे मूव करेगा। लेकिन रास्ते में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव आयन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस आयन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन हम अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड करें तो वो इस तरफ आएगी। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है। किसी चार्ज्ड पार्टिकल पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। इस रूल के मुताबिक सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को इस तरीके से अरेंज करें कि इनमें से हर दो के दरमियान एंगल 90 हो। वो अरेंजमेंट कुछ ऐसी बनेगी, आप देखें अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के दरमियान एंगल 90 है।
फर्स्ट फिंगर और इस सेकंड फिंगर जो कि इस तरफ पॉइंटेड है, इनके दरमियान एंगल भी 90 है। सेकंड फिंगर और इस अंगूठे के दरमियान एंगल भी 90 है। इसके बाद आप अपनी फर्स्ट फिंगर को यानी इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें। इस सेकंड फिंगर को चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें। तो चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो अंगूठे के अलोंग लगेगी इस तरफ। अब हमारे पास एक सिचुएशन है जिसके मुताबिक किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड शो करने के लिए मैंने यहाँ डॉट सिंबल इस्तेमाल किया है। डॉट का मतलब डायरेक्शन आउटवर्ड है, यानी इस तरफ ऐसे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से फाइंड करेंगे। रूल के मुताबिक सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को इस तरह से अरेंज करें। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को रखें। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो इस फर्स्ट फिंगर को आउटवर्ड रख लें इस तरफ टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप इस सेकंड फिंगर को रखेंगे। हमारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में इस सेकंड फिंगर को रखें डाउनवर्ड। इसकी डायरेक्शन वही रहनी चाहिए और इसे ऐसे डाउनवर्ड कर लें। तो जो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी वो अंगूठे के अलोंग लगेगी। अंगूठा इस तरफ है तो फोर्स इधर लगेगी। आप देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से और इतनी अमाउंट में अप्लाई की जाती है कि चार्ज पे लगने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस बराबर हों और यूं ऑपोजिट डायरेक्शन में हों। यही वजह है कि जब इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी तो ना ये इधर जाएगा ना इस तरफ जाएगा, बल्कि ये स्ट्रेट मूव करेगा, यानी सीधा आगे इस स्लिट S2 की तरफ मूव करेगा। जब ये पॉजिटिव आयन स्लिट S2 तक पहुंचेगा तो ये खासी स्पीड गेन कर चुका होगा, जिसकी वजह से इसके पास काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी। अब चूँकि S1 और S2 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस आयन को पुश मिला और इसने स्पीड या काइनेटिक एनर्जी गेन की, तो इसी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर है एनर्जी गेन्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला हमें आता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह इसे पुट कर दिया। अब किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी गेन होती है उसका फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो होता है QV। तो यहाँ S1 और S2 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव आयन के पास जो एनर्जी आई है वो QV के बराबर होगी। Q पॉजिटिव आयन पे चार्ज और V S1 और S2 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ ये स्मॉल v पॉजिटिव आयन की स्पीड और कैपिटल V S1 और S2 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ से v² को अकेला करें, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, m इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्पीड की ये वैल्यू आएगी। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में ये जो स्मॉल m है ये पॉजिटिव आयन का मास है। अब पॉजिटिव आयन S2 तक पहुंच चुका है लेकिन रुका नहीं है, ये इस होल से सीधा आगे की तरफ मूव कर रहा है। पॉजिटिव आयन इस S2 स्लिट से सीधा आगे की तरफ यानी इस तरफ मूव करेगा और इस चैम्बर में दाखिल होगा जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, यानी हमारी स्क्रीन से सीधा बाहर की तरफ है। जब आयन चैम्बर में दाखिल होगा तो वो इस तरफ मूव कर रहा होगा, जिस डायरेक्शन में आयन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है v। अब ये पॉजिटिव आयन चैम्बर में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है।
हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड की जाती है। यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक हमारे इस पॉजिटिव आयन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। इस मैग्नेटिक फोर्स को मैं कैपिटल एफ और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। पीछे से मिले पुश की वजह से ये पॉजिटिव आयन अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में इस तरफ जाना चाहता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स इसे अपनी डायरेक्शन में इस तरफ पुल करेगी। अब होगा ये कि ये पॉजिटिव आयन ना अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में इस तरफ जाएगा, ना मैग्नेटिक फोर्स एफ बी के पुल की वजह से इस तरफ जाएगा, बल्कि इसका रास्ता कर्व हो जाएगा और ये कर्व रास्ते पे मूव करता हुआ जाके इस फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएगा और यहाँ एक स्पॉट बना देगा। इस पॉजिटिव आयन का ये जो पाथ है ये सेमी सर्कल पाथ होगा। सेमी सर्कल पाथ कहते हैं आधे सर्कल जैसा रास्ता। और यहाँ इस पाथ का जो रेडियस है उसे स्मॉल आर से मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। पॉजिटिव आयन को इस सेमी सर्कुलर पाथ पर मूव करवाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी जिसकी वैल्यू होगी एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। पॉजिटिव आयन पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है उसकी वैल्यू ये होगी एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ एफ बी मैग्नेटिक फोर्स, क्यू आयन पे चार्ज, वी आयन की स्पीड, बी यहाँ इस चैम्बर में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड और थीटा एंगल है आयन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। यहाँ आयन की वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्क्रीन से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। तो वेलोसिटी और स्क्रीन से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल थीटा होगा वो 90 होगा। तो थीटा की जगह 90 पुट करें, साइन ऑफ 91, तो मैग्नेटिक फोर्स की ये वैल्यू आएगी। इसे हम इक्वेशन 3 कह देंगे। हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फोर्स नहीं होती, बल्कि ये कर्व पाथ पे मूव करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स होती है। इसे हमेशा वो फोर्स प्रोवाइड करती है जो कि बॉडी को कर्व पाथ पे मूव करवा रही होती है। यहाँ इस पॉजिटिव आयन को सेमी सर्कुलर पाथ पर मूव करवाने वाली फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स इस आयन को सेमी सर्कुलर पाथ पर मूव करवा के इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए हम लिख सकते हैं एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू पुट करें, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पुट करें, ये वी स्क्वायर है तो ये एक वी राइट साइड वाले इस वी से कैंसिल होगा। इस साइड पे ये सिंपल वी बच जाएगा और इस साइड पे क्यू बी। यहाँ से आप मैस एम को अकेला करें तो आपके पास मैस एम की ये वैल्यू आएगी। अब राइट साइड पे यहाँ नीचे v की जगह इक्वेशन 1 से v की वैल्यू पुट कर दें। अब हम मैस m की एक वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में मैस m एक तरफ नहीं है बल्कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। मैस को एक तरफ लाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। ये m का स्क्वायर m स्क्वायर, q b और r तीनों का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल। तो अब यहाँ ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू m ऊपर जाके पहली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस साइड पे इस m स्क्वायर से ये एक m कैंसिल, तो हमारे पास m की ये वैल्यू आ जाएगी। इसे हमने कह दिया इक्वेशन 4। अब राइट साइड पे अगर q b r और कैपिटल V की वैल्यू हमें पता हो तो हम आइसोटोप या आयन का मैस निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सीखा कि किसी एक आइसोटोप का मैस कैसे निकालते हैं। अब इसी इक्वेशन 4 को कंसिडर करें और यहाँ से r की वैल्यू निकालें। ये 2v उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्यू बी स्क्वायर इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास r स्क्वायर की ये वैल्यू आएगी।
इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास r की स्क्वायर रूट में ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ मैंने इस मैस m को अलग से स्क्वायर रूट में लिख दिया और बाकी सारी वैल्यूज़ को अलग से स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब अगर यहाँ v, q और b की वैल्यूज़ को फिक्स कर लिया जाए, यानी कांस्टेंट कर लिया जाए, तो 2 है ही कांस्टेंट है, तो ये सारी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस सारी की जगह लिख दिया कांस्टेंट, स्क्वायर रूट m इसी तरह। इक्वल और कांस्टेंट को हटा के हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, तो r प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ m के। यहाँ r आइसोटोप के सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस है और m उसी आइसोटोप का मास है। इस इक्वेशन से ये पता चला कि अगर किसी आइसोटोप का मास ज़्यादा होगा तो उसके सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस भी ज़्यादा होगा, और अगर किसी आइसोटोप का मास कम होगा तो उसके सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस भी कम होगा। हम जानते हैं कि एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स का मास डिफरेंट होता है। अब होगा ये कि जब तमाम आइसोटोप्स एक बीम की सूरत में S2 स्लिट से बाहर निकलेंगे और इस चैम्बर में दाखिल होंगे, तो हर एक आइसोटोप अपने मास के लिहाज से अलग रेडियस वाले अलग सेमी सर्कल पर मूव करता हुआ इस फोटोग्राफिक प्लेट से आके टकराएगा और यहाँ स्पॉट बनाएगा। अब जिस आइसोटोप का मास कम होगा उसके सेमी सर्कल का रेडियस भी कम होगा, यानी वो छोटे सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ ऐसे आके फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएगा और स्पॉट बनाएगा। जिस आइसोटोप का मास ज़्यादा होगा उसके सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस भी ज़्यादा होगा, यानी वो इस तरह से बड़े सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ आएगा और फोटोग्राफिक प्लेट पर डिफरेंट जगह पे आके टकराएगा और यहाँ स्पॉट बनाएगा। यूँ डिफरेंट मास वाले जो आइसोटोप्स हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट पे आके डिफरेंट जगहों पे टकराएंगे और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा तमाम लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।